हे एवरीवन, फार्मेकोलॉजी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आज एनेस्थेटिक्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकल एंड आपके जनरल एनेस्थेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर बात की जाए एनेस्थेटिक्स के बारे में, तो हमारा जो एनेस्थेटिक है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है एन और दूसरा वर्ड होता है एस्थीशिया। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है आपको? एब्सेंस। और थीशिया का मतलब होता है सेंसेशन ऑफ पेन। यानी कि वो ड्रग्स जिनको अगर बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया जाए और बॉडी में इंट्रोड्यूस होने के बाद वो क्या करती हैं, हमारे सेंसेशन का लॉस करा देती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एनेस्थेटिक्स कहते हैं। द ड्रग्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया, उनको हम क्या कहा जाता है? एनेस्थेटिक ड्रग्स कहते हैं या एनेस्थेटिक वर्ड यूज किया जाता है। अगर बेसिकली बात की जाए एनेस्थीसिया के बारे में, तो ये दो कैटेगरी में क्लासीफाई है। सबसे पहला है जनरल एनेस्थीसिया और दूसरा होता है हमारा लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है, बेसिकली जो आपका सेंसेशन है और जो आपका कॉन्शियसनेस है वो दोनों ही लॉस हो जाते हैं। मतलब ना ही आपको किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन होगी, ना ही आपको सराउंडिंग के बारे में पता होगा। तो वो एनेस्थेटिक्स ड्रग्स जो क्या कराती हैं, सेंसेशन का भी लॉस कराती हैं और साथ साथ कॉन्शियसनेस का भी लॉस कराती हैं, वो होती है हमारे जनरल एनेस्थीसिया। अगर बात की जाए लोकल एनेस्थीसिया के बारे में, तो वो ड्रग्स जो क्या कराते हैं, केवल हमारे सेंसेशन का लॉस कराती हैं, लेकिन जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसका लॉस नहीं कराती। मतलब हम कॉन्शियस रहते हैं लेकिन हमारी सेंसेशन का लॉस हो जाता है, उसको हम कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। लेकिन अगर बात की जाए कि हमारा लॉस ऑफ सेंसेशन या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस किस तरह से होता है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, और इन स्टेजेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एनेस्थीसिया की चार स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होती है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, दूसरी स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, थर्ड वन इज योर सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड फोर्थ वन इज योर मेडुलरी पैरालिसिस। तो अगर पहले बात की जाए स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया के बारे में, तो इसमें क्या होता है, जो आपका एनेस्थीसिया है उसका बिगिनिंग होती है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, आप लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की बिगिनिंग यहाँ पे हो रही है। और इसमें क्या होता है कि जो आपका पेन है वो क्या रहता है, रिमेन कॉन्शियस। लेकिन अगर में क्या होती है, फील ड्रीम लाइक कंडीशन। यहाँ पे क्या ऐसा होता है, ड्रीम लाइक स्टेट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मतलब अभी क्या है, आप कॉन्शियसनेस को पूरी तरह लॉस नहीं किया है, आपने सेंसेशन को पूरी तरह लॉस नहीं किया है, अभी आप उसको लॉस करने वाले हो, बिगिनिंग है। ठीक है, और ये हमारा बहुत ही शॉर्ट ये प्रोसीजर्स जो होते हैं, उस प्रोसीजर्स को यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में। दूसरी होती है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में क्या होता है, पेशेंस दोबारा से देखो, यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वापस से कॉन्शियसनेस दोबारा होना शुरू हो जाएगा और जितनी भी साइनेप्टिक एक्टिविटीज थी वो इंक्रीज करना शुरू कर जाती हैं। साथ साथ हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो इस स्टेज में क्या हो रहा है, जब आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो इस टाइम पे कोई भी सर्जिकल प्रोसेस नहीं किए जाते या आपके जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं उनको कैरिड आउट नहीं किया जाता है। तो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में कोई भी किसी भी तरीके का आप सर्जिकल वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है। इसके बाद है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, मतलब जहाँ पे आप सर्जिकल प्रोसीजर्स को कैरी आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेज बिगिन विद स्लोइंग ऑफ रेस्पिरेशन, और आपका जो हार्ट रेट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और आपका हार्ट रेट भी कम होना शुरू हो जाता है। जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो इसी स्टेज में कैरिड आउट किए जाते हैं। तो आपका एमसीक्यू भी बन सकता है कि कौन से स्टेज में सर्जिकल प्रोसीजर्स को कैरी किया जाता है। अगर हम बात करते हैं स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, अब जाहिर सी बात है, अगर इंडिविजुअल बहुत लंबे समय तक उसको एनेस्थेटिक्स आपने ज़्यादा डोज दे दिया, तो क्या होगा, वहाँ पे उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, जो आपका रेस्पिरेशन है और उसका धीरे धीरे वो भी डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा। साथ में जो आपका वेजोमोटर सेंटर है, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है और यहाँ पे वहाँ पे पूरी तरह इसका स्टॉपेज देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सपोर्ट नहीं दिया जाए तो इसमें क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या गया है, जो आपका मेडुला है उसका यहाँ पे पैरालिसिस हो सकता है। इस स्टेज को कहते हैं मेडुलरी पैरालिसिस। ठीक है, इस स्टेज से पेशेंट को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस स्टेज में पेशेंट को वापस लाने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स और लोकल एनेस्थेटिक्स के डिफरेंस के बारे में, तो जनरल एनेस्थेटिक्स बेसिकली वर्क करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, यानी कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। लेकिन जो आपके लोकल एनेस्थीसिया होते हैं, जैसे आपके चोट लग जाती है, अपने क्या करता है, एनेस्थेटिक्स ड्रग्स देके वहाँ पे छोटे मोटे ऑपरेशंस जो हैं या सर्जिकल मेथड्स जो हैं
वो परफॉर्म कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, किस पे अफेक्ट करता है, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है। और जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है, होल बॉडी, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया ही हमारा इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, तो जनरल एनेस्थीसिया में क्या होती है, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे लॉस नहीं होती है। मेजर सर्जरीज के लिए क्या परफॉर्म किया जाता है, हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स परफॉर्म हमारी प्रेफर की जाती हैं। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा वैसे ही है तो उसके लिए क्या किया जाता है, हमारा लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। माइनर सर्जरी के लिए हम जनरल एनेस्थेटिक्स को यूज़ नहीं करते हैं, और जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उसको प्रेफर किया जाता है। अगर पुअर हेल्थ पेशेंट है तो हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, सेफर होते हैं। लेकिन जो हमारे अगर हेल्दी पेशेंट है तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम जनरल एनेस्थेटिक का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पुअर है पेशेंट है तो उसके लिए क्या होगा, रिस्की होगा। अगर हम बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। एक है इनहेलेशन एजेंट और दूसरे हैं पेरी इंटरल एजेंट। इनहेलेशन मतलब जिनको इनहेल किया जाता है, पेरी इंटरल मतलब क्या हो जाएगा आपका, एंड तो मैंने आपको रूट बताए थे पेरेंटरल। पेरेंटरल क्या होता है, अदर देन माउथ, माउथ के अलावा जो भी रूट्स आते हैं वो आपके पेरेंटरल रूट्स होते हैं। तो इनहेलेशन एजेंट्स में क्या होगा, जैसे आपकी कैरिंग गैसेज नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और जेनन, ये क्या करती हैं, एनेस्थेटिक्स की तरह वर्क करती हैं। इसी तरह आपके वोलेटाइल एजेंट्स लाइक हेलोथीन, आइसोफ्लूरिन, डेस्फ्लूरिन, सीओफ्लूरिन और आपके ईथर्स। इसी तरह दूसरे अगर बात की जाए पेरेंटरल के बारे में, तो पेरेंटरल एजेंट्स भी दो कैटेगरी में क्लासीफाई हैं। पहला है इंड्यूसिंग एजेंट, दूसरा है हमारा शॉर्ट एक्टिंग एजेंट्स। इंड्यूसिंग एजेंट में कौन आ जाएगा, आपकी थायोपेंटीन, सोडियम, सोडियम थायोपेंटीन, प्रोफूल, एटोमिडेट। ठीक है। इस तरह आपके जो शॉर्ट एक्टिंग एजेंट्स है उसमें आ जाएगा बेंजोडाइजापीन, जैसे आपके डाइजापाम, मिडाजोलाम, लोराजिपाम, ओपियाइड्स और आपके केटामाइंस। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। ठीक है। और ये कब दी जाती हैं, प्री एनेस्थेटिक्स की तरह वर्क की जाती हैं। मेडिकेशन, इंडक्शन, मेंटेनिंग एंड सप्लीमेंटिंग एनेस्थीसिया एज वेल एज कॉन्शियस सेडेटिव। ठीक है। यहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं स्टेट ऑफ एमनीशिया, सेडेशन और अनकॉन्शियसनेस विद इन 5 to 10 मिनट्स। ठीक है। अगर हम कॉमन इंडिकेशंस की बात की जाए, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, एंडोस्कोपी में यूज़ किया जाता है, एंजियोग्राफी में यूज़ किया जाता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन में यूज़ किया जाता है और सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। डाइजापाम के बारे में अगर बात की जाए तो इसको आईवी दिया जाता है। ठीक है, माइनर डोज। और अगर बात की जाए कितना दिया जाता है, 0 से लेके 0.5 mg पर kg उसको स्लोली बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। लोराजिपाम कैसे होती है, स्लो एक्टिंग होती है, लेस इरिटेंट होती है और 3 times मोर पोटेंट होती है देन आपका डाइजापाम से। मिडाजोलाम के बारे में बात की जाए, ये नॉन इरिटेंट होती है टू द बिगिंस और प्रीफर की जाती है ओवर डाइजापाम्स और एनेस्थेटिक यूज़। ठीक है। और इसको क्या क्या यूज़ करते हैं, सेडेटिव्स की तरह भी यूज़ की जाती है। मतलब जो आपके एक्साइटरी सिस्टम को क्या करते हैं, थोड़ा बहुत रिड्यूस करते हैं, वो होते हैं हमारे सेडेटिव ड्रग्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेडेटिव के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। इसके बाद है हमारे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। लोकल एनेस्थेटिक्स एजेंट आपके दो कैटेगरी में क्लासीफाई हैं। पहले इंजेक्टेबल, दूसरा है आपका सरफेस एनेस्थेटिक। सरफेस एनेस्थेटिक में क्या आ जाएगा आपका, कोकीन और लिग्नोकीन। ठीक है। अब इंजेक्टेबल में 3 कैटेगरी में क्लासीफाई हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर रहे हो आप, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर रहे हो या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर रहे हो। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या यूज़ की जाती है, प्रोकीन, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन के लिए लाइडोकेन और आपका लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए टेट्राकेन यूज़ की जाती है। प्रोकीन की अगर डोजेज की बात की जाए तो 4 mg पर kg इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा यूज़ आप नहीं कर सकते हो। इतना 300 mg to 500 mg आप इसको एक पर डे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लिग्नोकेन के बारे में बात की जाए तो 12 mg पर kg बताया गया है, लेकिन इसकी जो डोज है वो 1000 mg से एक्सीड नहीं होने चाहिए पर डे। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एनेस्थेटिक्स के बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।